गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के साइंस पीजी कॉलेज काड़वाड़ में के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में ओजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि निषेचन क्या होता है। तो एनिमल्स में निषेचन कैसे होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यूनिट फर्स्ट है, टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। देखो, निषेचन के बारे में अगर बात की जाए तो एनिमल्स में स्ट्रासबर्गर ने इसको खोजा था। तो खोज स्ट्रासबर्गर, ठीक है। अगर बात करें प्लांट्स में तो वही आपको ध्यान रखना है, स्ट्रासबर्गर लेरियम प्लांट्स में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो गया है कि यहाँ पर स्ट्रासबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था। अब निषेचन होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, निषेचन के लिए सबसे पहले बात करें हम लोग कि जिसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट द काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट द काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना। तो फर्टिलाइजेशन हमारा यानी कि जिसमें नर है, नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे निषेचन कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट उसे हम कहते हैं द काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसे निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है इसको समझना है हमारे को। जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें 3 पॉइंट होंगे। वैसे तो नॉर्मल रूप से 2 होते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पॉइंट हम लेंगे। एक तो आ जाएगा संलयन, ठीक है। एक तो आ जाएगा सिनगेमी, दूसरा आ जाएगा इसमें कैरियोगेमी, केंद्रक संलयन, ठीक है। और एक आ जाएगा साइटोगेमी, कोशिका द्रव्य संलयन। यह आपको ध्यान रखना है। कैरियोगेमी या साइटोगेमी या प्लाज्मोगेमी भी हम इसे कह सकते हैं, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। दोनों चीजें एक ही बात है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि सिनगेमी का मतलब संलयन, संलयन से मतलब होता है नर एवं मादा युग्मकों का मिलना, वो होता है फ्यूजन, ठीक है, मिलना। अब मिलने में 2 क्रिया होती है, एक तो केंद्रक मिलते हैं यानी कि मेल गैमेट न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट न्यूक्लियस। तो अगर केंद्रक मिले,
नर युग्मक का केंद्रक मिले और मादा युग्मक का केंद्रक मिले तो उसे आप कहोगे कैरियोगेमी। क्लियर। दूसरा साइटोगेमी या प्लाज्मोगेमी, जब मेल गैमेट का कोशिका द्रव्य और फीमेल गैमेट का कोशिका द्रव्य ये दोनों आपस में जब मिले तो उसे आप क्या बोल दोगे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी आप ध्यान रखिए। तो फर्टिलाइजेशन में दो काम आपको ध्यान रखने हैं, एक तो मेल गैमेट जो होते हैं, ठीक है, तो मेल गैमेट डिप्लॉयड, इसी प्रकार फीमेल गैमेट एंड तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2n क्या बन जाएगा, जाइगोट। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों तो एक तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सिनगेमी, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन पूरी हुई। ठीक है, आगे बात करें हम कि जो ये फर्टिलाइजेशन होता है इसकी मैकेनिज्म या मैकेनिज्म ऑफ, या पहले तो मैकेनिज्म क्या, पहले तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहले पॉइंट आएगा हमारा टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। तो निषेचन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो एक तो आ जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये आपको जानना है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, इसे आंतरिक निषेचन। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि इसमें नर व मादा युग्मकों का संलयन, यानी कि फ्यूजन ऑफ, क्या जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। बाहर कहाँ, जलीय माध्यम। अब जलीय माध्यम में होता है, ठीक है, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन कहाँ होता है, जलीय माध्यम में होगा। क्लियर। अब जलीय माध्यम में होगा तो इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो जलीय माध्यम में तो मछलियां और मेंढक, यानी कि मछलियों में और मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। क्लियर हो गई है आपकी चीज। इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर, यानी कि जलीय माध्यम में होता है। मेंढक और मछलियां इसके एग्जाम्पल है। बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें नर व मादा युग्मकों का मेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन
फीमेल ओविडक्ट, इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर, अंदर मीन्स अंडवायु, ओविडक्ट, ओविडक्ट में होता है। ये क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसमें नर एवं मादा युग्मकों का संलयन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। तो इसमें क्या गए? कीट, पक्षी, स्तनधारी, कीट है, पक्षी है, मेमेलियन है, स्तनधारी है, इनमें ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल। तो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी होती है उसके बाहर की तरफ होता है, ठीक है, मतलब आउटर साइड्स में होता है, बॉडी के आउट साइड्स में होता है। ये बॉडी के इनसाइड यानी बॉडी के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इनसाइड होता है, ठीक है। दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है कि बॉडी के अंदर होता है उसे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बॉडी के बाहर होता है, आउटर बॉडी है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखोगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मेंढक वगैरह जो होते हैं, जो एक्वाटिक जो मीडियम में पाए जाते हैं, जो जलीय माध्यम में प्राणी होते हैं, उसमें इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर आउटर बॉडी के इनसाइड्स बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर होता है ये। तो इसमें कीट है, पक्षी है, स्तनधारी है, इसमें ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नर एवं मादा युग्मकों का मिलना जो होता है वो ही फर्टिलाइजेशन होता है, और ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप से हो गया है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन टॉपिक है हमारा, थर्ड टॉपिक है। देखो निषेचन की क्रियाविधि, तो निषेचन की क्रियाविधि के लिए स्टेप्स होती है, निषेचन की क्रियाविधि के लिए स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स जरूरी है, उस स्टेप्स के बगैर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो पहले फर्टिलाइजेशन की जो स्टेप्स होती है वो होती है अप्रोच ऑफ स्पर्म, ठीक है। दूसरी जो फर्टिलाइजेशन है वो होती है आपकी, फर्टिलाइजेशन का जो दूसरा प्रोसेस होता है एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है कॉर्टिकल रिएक्शन, और फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिन, देखिए सबसे पहले है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना, ठीक है। फिर शुक्राणु का प्रवेश, ठीक है। वनस्पतीय विक्रिया, ठीक है, और प्राकृतिक केंद्रों का संयोजन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिन, प्राकृतिक केंद्रों का संलयन, वनस्पतीय विक्रिया, शुक्राणु का प्रवेश और अप्रोच ऑफ स्पर्म। देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं ताकि वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाए। सारी चीज़ें आप क्लियर करवा दी है मैंने।
ये स्टेप्स आपके जरूरी है। फर्टिलाइजेशन में स्टेप्स जरूरी होते हैं कि भाई कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे पहले तो यानी कि इजेक्शन ऑफ स्पर्म होगा, शुक्राणु का जो इनसाइड प्रवेश होगा वेजाइना पार्ट में। फिर उसके बाद में एंट्री ऑफ स्पर्म होगी, ठीक है, शुक्राणु अंड के पास पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कॉर्टिकल रिएक्शंस आपको पता है, कॉर्टिकल वल्कुटी अभिक्रिया जो होती है जो अदर स्पर्म के एंट्री को होती है, यानी कि जब एक शुक्राणु अंडाणु में पहुंच जाएगा तो उसके बाद में अन्य शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो वो वल्कुटी अभिक्रिया या कॉर्टिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसमें दूसरा जो आता है वो फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लिया आता है, प्राथमिक केंद्रों का मिलना, यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का मिलना। तो ये लास्ट वाली जो स्टेप तो हो जाएगी, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, अप्रोच ऑफ स्पर्म, शुक्राणु या अंडाणु, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचने का जो है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जो कोपुलेशन होता है, मैथुन क्रिया, इसको समझना है हमारे को। जो कोपुलेशन यानी मैथुन क्रिया होती है, इस मैथुन क्रिया में क्या होते हैं, शुक्राणु का स्खलन होता है, शुक्राणु बाहर निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और जो शुक्राणु बाहर निकलते हैं वो करीबन आपको ध्यान रखना है कि 400 मिलियन शुक्राणुओं का स्खलन होता है, 400 मिलियन जो शुक्राणु होते हैं उसका स्खलन होता है। अब 400 मिलियन शुक्राणुओं में से आपको ध्यान रखना है 30 यानी कि 300 मिलियन शुक्राणु तो डैमेज हो जाते हैं, 300 मिलियन शुक्राणु नष्ट। ओनली जो एक्टिव, अगर एक्टिव स्पर्म की बात की जाए तो उसमें एक्टिव स्पर्म में ओनली 400। अब देखो ये कैसे क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, इंसेमिनेशन होता है वीर्य सिंचन। सबसे पहले मैथुन क्रिया होगी, पॉपुलेशन होगी, मैथुन क्रिया के बाद में जो शुक्राणु है वो बाहर वेजाइना पार्ट में जाएंगे। अब वेजाइना पार्ट में जैसे शुक्राणु की एंट्री होती है, शुक्राणु जैसे वेजाइना पार्ट में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में जो वेजाइना वॉल्स होती है, वेजाइना की जो भित्तियाँ होती है वो फेगोसाइट्स होती है, ठीक है। वेजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम्स होता है। तो वहाँ पर जैसे शुक्राणु जाएंगे, 400 मिलियन शुक्राणु की बात हो रही है, उसमें से 300 मिलियन शुक्राणु वेजाइना में नष्ट हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो वेजाइना वॉल्स होती है वो फेगोसाइट्स होती है, तो कुछ शुक्राणु का भक्षण हो जाता है, फेगोसाइट्स से मतलब होती है कुछ शुक्राणु को वो नष्ट कर देती है। एसिडिक मीडियम होता है, मतलब जिसकी pH 7 से कम है तो एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना का, तो उस एसिडिक जो विलियन होता है उसके द्वारा भी, एसिडिक सॉल्यूशन जो वेजाइना का होता है उसके द्वारा भी शुक्राणु डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो शुक्राणु और होते हैं वो शुक्राणु क्या करते हैं, वो 100 मिलियन शुक्राणु है, ऐसे मान लो आप 100 मिलियंस में भी कुछ शुक्राणु वहीं पर और डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, उसमें से ओनली एक्टिव स्पर्म की बात की जाए तो एक्टिव स्पर्म ओनली 100 होते हैं, 100 होते हैं, बाकी के जितने भी स्पर्म होते हैं वो वेजाइना में ही डैमेज हो जाते हैं। एक्टिव स्पर्म्स की अगर बात की जाए यानी कि सक्रिय शुक्राणु की बात की जाए वो होते हैं 100, तो 100 शुक्राणु ही वहाँ पर आगे जा पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अब 100 शुक्राणु ही वहाँ पर जा पाएंगे और वो शुक्राणु आपको ध्यान रखना है। उसमें से भी आपको ध्यान रखना है जो कैपिटेशन का मतलब हो गया योग्यतार्जन, यानी कि वही उसी शुक्राणु की एंट्री होगी जिसमें केपेबल होगा, एंट्री करने में केपेबल होगा वो, यानी कि जब शुक्राणु की एंट्री हो यानी कि वो ही शुक्राणु एंट्री करेगा जो उसके लिए केपेबल होता है, यानी कि जिसमें योग्यतार्जन होता है। तो ये योग्यतार्जन का जो करेक्टर होता है वो उसका एपिडिडाइमिस जो होता है अधिवर्षण, जहाँ से वो रिलीज होके आता है, स्पर्म जहाँ से रिलीज होके आता है वो वहाँ पर एपिडिडाइमिस जो टेस्टिस से अटैच जो स्ट्रक्चर होती है उसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। वो जब
शुक्राणु का निर्माण तो आपका टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म तो क्या होगा, वो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्स जो होती है, ठीक है ना, शुक्र नलिकाएं जहाँ होती है तो शुक्राणु का निर्माण तो वहाँ हो जाता है। परंतु जैसे ही वो बाहर होता है, आउटर साइड्स में आता है, तो वहाँ पर उसको सबसे पहले गुजरना पड़ता है उसकी वास्ट डिफेंस वगैरह से, और फिर आगे की शुक्रवाहिनी से वो एपिडिडाइमिस अधिवर्षण में जाता है। तो एपिडिडाइमिस के द्वारा ही उसमें कैपिटेशन या योग्यतार्जन का गुण पाया जाता है, और वो पर्टिकुलर एक स्पर्म में होता है, ठीक है। इसीलिए वो एक स्पर्म की एंट्री शो करता है, एक ही स्पर्म की एंट्री होगी, सीधी सी बात। अब जो इसमें आपको एक ध्यान और रखना है कि जो ये प्रोसेज होता है वो 5 से 6 घंटे में लगता है। टोटल 5 से 6 घंटे का ये प्रोसेज होता है, पूरा का पूरा प्रोसेज होता है, वो 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो होता है आपका एंड्रोजोम स्पर्म में। इसमें आपको मैंने अभी बताया था कि पहले बताया था कि इसमें डायग्राम अपने को समझना है, वो डायग्राम हम समझ लेते हैं, उसके बाद में ये पॉइंट हम चालू करते हैं। देखो ये अप्रोच ऑफ स्पर्म आपका हो गया है, मैंने टोटल इसमें बता दिया है कि इसमें जो सबसे पहले जो होता है पॉपुलेशन मैथुन क्रिया होती है, पॉपुलेशन के पश्चात जो इंसेमिनेशन होता है, वीर्य सेचन होता है, और वीर्य सेचन जो होता है वो वीर्य सेचन के द्वारा मादा की योनि में जो है सीमन वगैरह है वो इंजेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही सीमन वगैरह अंदर चला जाता है, सीमन जैसे ही वेजाइना में जाएगा, एक बार मैंने अभी बता दिया है आपको, टोटल 400 मिलियन जो है इजेक्ट होते हैं, शुक्राणु बाहर निकलते हैं, और उसमें से 300 मिलियन शुक्राणु, 300 क्या करीबन सारे शुक्राणु, ओनली 100 शुक्राणु छोड़कर, 100 शुक्राणु को छोड़कर बाकी जो स्पर्म जो होते हैं वो वेजाइनम वॉल्स फेगोसाइट्स टाइप की होती है, एसिडिक मीडियम होता है, उसके द्वारा वो सारे नष्ट हो जाते हैं। उसमें से 100 शुक्राणु जो होते हैं वो आगे मूवमेंट करते हैं, और उसमें भी जो केपेबल होता है, जो स्पर्म केपेबल होता है, जो जिस शुक्राणु में कैपिटेशन यानी कि जो योग्यतार्जन का गुण पाया जाता है, उसी स्पर्म की एंट्री उसमें ओव्यूल में होती है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, पर्टिकुलर जातियों के लिए जो शुक्राणु होते हैं वो पर्टिकुलर अलग अलग होते हैं। यानी कि जैसे मनुष्य जो होगा, उस मनुष्य में ह्यूमन जो होता है, मनुष्य में जो होता है, उस मनुष्य में अंड और स्पर्म दोनों एक समान जाति में होने चाहिए, तभी वो आपस में एंट्री करेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अदरवाइज आप अदर स्पीसीज के स्पर्म ले रहे हो, अदर स्पीसीज का आप ओवम ले रहे हो, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ये प्रोसेस नहीं चल पाएंगे। तो कुल मिला के सिमिलर स्पीसीज होनी चाहिए, जाति समान होनी चाहिए, समान जाति के अंडाणु और शुक्राणु भी आपस में मिलते हैं, उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। बाकी पर्टिकुलर अगर आप रोल अगर बात करें तो ऐसा नहीं होगा कि अदर स्पीसीज हम उसमें लें, उसमें पर्टिकुलर सिमिलर स्पीसीज काम में आती है। तो फर्टिलाइजेशन एज ए सिमिलर स्पीसीज के जो एनिमल्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं सिमिलर स्पीसीज के जो गैमेट्स होते हैं उनके बीच में होगा, ठीक है ना। तो है ये आपको क्लियर ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको उसके बाद में तो उसमें एक चीज़ वो होगी आपकी, मैंने पहले भी बताई थी कि उसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। एक तो आपको मैंने बता दिया था कि फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो अंडाणु की जो सरफेस होती है, अंडाणु की जो सतह होती है, उस पर क्या पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजन पाया जाता है, और जो शुक्राणु होता है उसकी सतह के ऊपर एंटी फर्टिलाइजन होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग दोनों चीजें आप नोट कर लेना, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। तो फर्टिलाइजिंग वो तो होता है अंडाणु की सरफेस पे, ओवल सरफेस अंडाणु की सतह, ठीक है। और ये होता है शुक्राणु की या सरफेस ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की सतह, ठीक है। अब बात करें हम जो फर्टिलाइजिंग होता है, निषेचन जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और ये एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं, एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं, अम्लीय प्रोटीन जिसे आप कह सकते हैं, अम्लीय प्रोटीन के। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक दूसरे को पहचानते हैं। अगर अदर स्पीशीज होगी तो ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके लिए आप वो ग्लाइकोप्रोटीन
और एसिडिक प्रोटीन पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए समान होती है, तो ये सिमिलर स्पीशीज के कारण ही वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं और आसानी से वो एक दूसरे से फ्यूजन कर सकते हैं, आसानी से निषेचन कर सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी फर्टिलाइजर की खोज एफ आर लीली ने की थी, इसको डिस्कवर्ड किया था एफ आर लीली, ये आपको ध्यान रखना, एफ आर लीली ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और इसके बाद में बात करें हम बेली स्काई, एंटी फर्टिलाइजर डिस्कवर्ड किया था बेली स्काई, ये आपको ध्यान रखना, दो साइंटिस्ट आपको ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको दो चीजें ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा चीजें हैं। एक्स्ट्रा चीजें इसलिए कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, वो सारी चीजें हम बता दें। तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखना कि जो अंडाणु होता है उसकी सतह पर फर्टिलाइजन होता है, निषेचन जिसे बोलते हैं। फर्टिलाइजन ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ये एसिडिक प्रोटीन के बने होते हैं एंटी फर्टिलाइजन। शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजन होता है, अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ये एसिडिक प्रोटीन का होता है। दोनों पर्टिकुलर जातियों के लिए समान होते हैं। इसकी खोज एंटी फर्टिलाइजन की खोज के बारे में आ जाए तो बेली स्काई आप बता दोगे, और अगर ये जो फर्टिलाइजन की बात आ जाए तो फर्टिलाइजन की खोज एफ आर लीली ने इसको डिस्कवर्ड किया था, एफ आर लीली ने इसकी खोज की थी। तो फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करें हम लोग, तो इस प्रकार वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं और पर्टिकुलर जाति के पास ये निषेचन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी बात करें हम एंट्रियोस्पर्म की, नेक्स्ट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट हमारा ये चल रहा है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें दूसरा पॉइंट है एंट्री ऑफ स्पर्म, ये हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का प्रवेश। देखिए सबसे पहले हम प्रोसेस को समझते हैं, ये मान लो अंडाणु और ये मान लो शुक्राणु। पहले तो डायग्राम देखिए, पहले डायग्राम देते हैं, डायग्राम की समझना है।
ठीक है, इसे हम फर्टिलाइजेशन या फेलोपियन देखो, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब हो गई, स्पर्म हो गए, ठीक है, यूट्रस हो गया, गर्भाशय हो गया, ओवरी हो गई, ठीक है, ये वेजाइना है, ये पार्ट्स है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इजेकुलेट्स सीमन, इजेकुलेट्स सीमन्स बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पर्म की एंट्री होगी, यानी कि शुक्राणु इसमें वेजाइना पार्ट में पहुंचेंगे, या हम ये कह सकते हैं वीर्य सेचन होगा, यानी कि इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन होगा तो इसके अंदर शुक्राणु का प्रवेश हो जाएगा। अब शुक्राणु यहाँ पर मैंने बताया कि अभी की जो बात हुई थी अप्रोच ऑफ स्पर्म वाली, इसमें क्या हुआ था कि पर्टिकुलर जो स्पर्म होते हैं वो जैसे 400 मिलियन शुक्राणु यहाँ से बाहर शुक्राणु अंदर जाते हैं, उसमें से कंप्लीटली यानी कि 100 स्पर्म ओनली शेष रहते हैं, बाकी जितने भी स्पर्म होते हैं वहाँ पर फिर ये जो वेजाइना वॉल्स होती है, ये फेगोसाइट्स होती है, इसके द्वारा ये डैमेज हो जाएंगे। और इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा ये जो और भी जो स्पर्म होते हैं वो आगे और एंट्री करते हैं, उसमें से 100 केवल ओनली 100 शुक्राणु ही एंट्री करेंगे, यानी कि 100 शुक्राणु ही अंदर जा पाएंगे, बाकी यहाँ पर ही सारे नष्ट हो जाएंगे। ये 100 शुक्राणु है, ये 100 शुक्राणु यहाँ 100 स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि शुक्राणु इसके चारों तरफ, इसके जो अंडाणु होता है ओवम जो होता है उसके चारों तरफ या अंडाणु के पास पहुँचते हैं। अब परंतु एंट्री एक ही होगी जिसमें कैपिटेशन होगा, जिसमें योग्यतार्जन होगा, ठीक है। इसमें ये ओवरी है, इसी प्रकार इधर भी ओविडक्ट होती है, अंडवाहिनी होती है, इधर भी अंडाशय होता है। दोनों चीजें आपको यहाँ मैंने शो कर दी है, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब जो होती है जहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यह ध्यान रखोगे, यानी कि नर एवं मादा युग्मकों का जो संलयन होता है वो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ होता है, ये इसमें फेलोपियन नलिका में होता है, या आप इसे ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं तो ओविडक्ट बता दो या फेलोपियन नलिका बता दो, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में एक आपको पता है मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है। उस मेस्ट्रुअल साइकिल्स में 14वें दिन पर यानी कि 14 डेज पर 14वें दिन पर जो होता है ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ओवुलेशन की जो क्रिया होती है अंडोत्सर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग जो होता है वो 14वें दिन पर होता है, यानी कि ओवुलेशन जो हुआ, ओवुलेशन जो हुआ, और यहाँ पर जो 14वें दिन पर अंडाणु जो होता है वो अंडाशय से जो है फ्री हो जाता है और यहाँ पर एंट्री हो जाती है उसकी फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है। अब जैसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर ओवम की जब एंट्री हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो है स्पर्म आते हैं, यानी कि वहाँ पर एंट्री ऑफ स्पर्म होगा। तो ये सीधी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है वो अंडाशय से होती है, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब होगी। इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर वो मैंने बता दिया कैपिटेशन जो होता है उसके द्वारा वो जाति को पहचान लेगा और उसमें एंट्री होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यानी कि फर्टिलाइजेशन का ये डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन जब भी आप पढ़े इसमें ये डायग्राम का विशेष रोल रहता है। डायग्राम के थ्रू